नमस्कार। हिंदी साहित्य के कवि परिचय सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जिस कवि को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इससे पूर्व की वीडियो में हमने भक्तिकालीन कवियों जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई व रसखान से संबंधित वीडियो बना दी हैं। यानी सिलेबस में आपके इतने ही भक्तिकालीन कवियों के बारे में दिया गया है, तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए थे। आज जिस कवि के बारे में पढ़ना है वो हैं आधुनिक कालीन, खासतौर पर छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं। उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु, उनकी रचनाओं से लेकर और उनके उपनाम से सारे ये जो तथ्य हैं इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज की वीडियो हम जयशंकर प्रसाद जो एक छायावादी कवि हैं उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय से। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद एक आधुनिक कालीन कवि हैं। दूसरा छायावादी कवि, जिनको इन्हीं को छायावादी कवि भी कहा जाता है। और तीसरे वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। सबसे पहले ये छायावाद को अभी जानेंगे, क्या है छायावाद और छायावाद के प्रवर्तक क्यों कहे जाते हैं। सबसे पहले उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके जन्म से पहली बात ध्यान रखना है कि भक्तिकालीन कवियों के जन्म को लेकर अलग अलग किताबों ने अलग अलग जन्म तिथि दी है, तो इसलिए उनके जो जन्म तिथि को लेकर बहुत सारा संशय है, तो वहाँ से सवाल जन्म तिथि को लेकर बहुत कम बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आधुनिक कालीन कवि खासतौर पर जयशंकर प्रसाद, फिर आगे पंत, फिर निराला और फिर महादेवी वर्मा और अन्य जो आधुनिक कालीन कवि हैं उनके जन्म स्थान और उनके जन्म तिथि को लेकर भी सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को, स्थान वाराणसी में। और इन ये अब यहाँ से विधाएं भी पीछे आप देखेंगे कई किताबों में या कई पुराने पेपरों में देखेंगे तो इनकी विधाएं भी पूछी गई हैं। ये कवि हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई है। ठीक है, तो जन्म को लेकर 30 जनवरी 1889 और जन्म स्थान वाराणसी। कवि हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं और इसके अलावा मृत्यु जो है इनकी 15 नवंबर 1937 को हुई है। अब जो चीज़ हमको बतानी थी, सबसे पहले इनको आधुनिक कालीन कवि कहा जाता है। हमने जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या करते हैं, कालक्रम को अलग अलग बांटते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर अंतिम नई कविता युग। तो इस तरीके से बांटा जाता है 6 अलग अलग कालों में। उसमें जो तीसरा प्रमुख भाग है जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है छायावाद, उसी छायावाद यानी ये छायावादी कवि है। ठीक है, छायावाद का जो समय है, छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 माना जाता है। छायावाद का जो समय है ये भी पूछा गया है। ये छायावाद का समय माना जाता है 1918 से 1936। फिर इनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी छायावाद का जनक। छायावाद की शुरुआत या छायावादी रचनाओं की शुरुआत सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने ही अपनी रचनाओं में की थी। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में ये सबसे प्रमुख है, यानी 4 छायावादी प्रमुख कवि हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद, इनको तो प्रवर्तक ही कहा जाता है यानी संस्थापक एक तरीके से। इसके अलावा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इन चार कवियों को छायावाद, इनको छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, यानी 4 प्रमुख कवि। तो छायावाद के सबसे 4 प्रमुख स्तंभों में इन 4 कवियों का नाम आता है, जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभों में इन 4 कवियों का नाम, और उनमें से पूछे अगर छायावाद के प्रवर्तक कौन है या संस्थापक कौन है, तो इसमें सबसे पहले आपका जिक्र आएगा जयशंकर प्रसाद। अब इनसे संबंधित और क्या क्या सवाल हैं। अब इनकी रचनाओं से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये इनकी जो रचनाएं हैं अलग अलग विधाओं में हैं। सबसे पहले इनकी काव्य रचनाओं का जिक्र कर लेते हैं। काव्य रचनाओं में सबसे पहले इनकी जो काव्य रचना है वह है उर्वशी, जो 1909 में इन्होंने लिखी थी या 1909 में जो प्रकाशित हुई थी। काव्य रचनाओं में सबसे पहली जो काव्य रचना है उर्वशी है। पहली बात ध्यान रखना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है और उनका भी महाकाव्य है एक तरीके से।
तो रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना क्या है, उर्वशी है, उनका भी महाकाव्य है। तो जब आपके पेपर में इस तरह के सवाल बनते हैं कि उर्वशी किसकी रचना है, तो वहाँ आपको जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से दो में से सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो उर्वशी के अतिरिक्त और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, देखिए, उर्वशी, स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी और धरती लोक के एक यशस्वी सम्राट पुरुरवा की प्रेम कहानी पर आधारित है। अब यहाँ देखो आगे और कौन कौन सी रचना है, वन मिलन, काव्य रचना है अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक। और जो ये चार हैं ये कई बार ये पूछी जा चुकी हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी काव्य रचनाएं हैं। आंसू, लहर, कामायनी तो आपको पता ही है कितनी बार पूछी गई है कामायनी, और इसके अलावा झरना। झरना से भी सवाल बनता है क्योंकि झरना पहली छायावादी रचना है जयशंकर प्रसाद की भी, ओवरऑल वैसे भी पहली छायावादी रचना झरना ही है। अभी लिखेंगे नीचे वन लाइनर में, आपको देखने को मिल जाएगा सब चीजें। अब दूसरा जो भाग है इसमें, ये तो काव्य रचनाएं थी यानी कविताएं थी उनकी, यह काव्य संग्रह थे। इसके अलावा कहानी इनकी पहली कहानी ग्राम थी जो 1910 में इन्होंने लिखी थी। मैंने ईयर नहीं लिखा है लेकिन इतना नहीं आता है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे पहली कहानी इनकी एक लघु कहानी की तरह थी जिसका नाम है ग्राम। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप। अब ध्यान देना है, मैंने यहां पर आपको अंडरलाइन करके दिया है, आकाशद्वीप इनकी पहली कहानी है, ठीक है। और अगर एक सवाल यहां पर मिस हुआ है, देखिए इसको भी देख लीजिए फिर। इनकी पहली काव्य रचना बता दिया था उर्वशी, और अंतिम काव्य रचना इनकी कामायनी है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अब इनके कहानी संग्रह में आकाशदीप पहली कहानी है इनकी। इसके अलावा आंधी, इंद्रजाल, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार, पत्थर की पुकार और अंतिम जो इनकी कहानी है वो सालवती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 उपन्यास है प्रमुख, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ध्यान देंगे, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे अधूरे उपन्यासों से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है, तो ऐसे ही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इसके अलावा प्रसिद्धि काव्यों के अलावा, उपन्यासों के अलावा जो मिली है उनको नाटकों के माध्यम से मिली। देखिए नाटक सज्जन, अजातशत्रु, वही हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उस पर बना है। फिर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये गुप्तकालीन शासकों पर जो नाटक लिखे हैं। इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त सेकंड की पहले रामगुप्त की पत्नी थी, जिसको शको को सौंप दिया था किसने, रामगुप्त ने, और बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने शको को पराजित किया और खुद ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। तो ये कहानी ध्रुव स्वामिनी में है। इसके अलावा राज्यश्री, हर्षवर्धन की बहन, आप उल्लेखित आपने पढ़ा होगा। जन्मजय का नागयज्ञ, ये आपने ऐतिहासिक पात्र सुना होगा। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अभिमन्यु का एक पुत्र जो उत्तरा से होता है उसका नाम परीक्षित, उसी परीक्षित की संतान या कुरुवंश का अंतिम राजा जिसको कहा जाता है उसे कहा जाता है जन्मेजय, ठीक है। तो ये है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, एकांकी इनकी है एक घूंट, और इसे हिंदी की पहली एकांकी भी माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे, हिंदी की प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। 1935 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी की प्रथम एकांकी है। पहली बात ध्यान रखना है, एकांकी नाटक का ही एक भाग होता है। मतलब सीधी सी बात आप ध्यान रखना है कि जो नाटक हो, जो एकांकी है वो नाटक का ही भाग है, यानी एकांकी जो है नाटक की एक विधा है, एक रूप है। मतलब एकांकी जो होता है वो नाटक की ही एक विधा है, जिसका एकांकी इसलिए नाम कहा जाता है उसको, जिस नाटक का सिर्फ एक ही अंक हो या एक ही अंश हो उसको एकांकी कहा जाता है। जैसे एक ही एपिसोड मान लो आप एक तरीके से, तो एकांकी पहले एकांकी माना जाता है, और एकांकी नाटक की ही एक विधा है। अब इनकी रचनाओं से जो सवाल बनते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए उर्वशी से सवाल बनता है। उर्वशी इनकी पहली काव्य रचना है जो द्विवेदी काल में लिखी गई। आपको पता है द्विवेदी काल 1909 में द्विवेदी काल ही चल रहा है। आपको पता है 1900 से लेकर हिंदी साहित्य में 1920 तक, 1900 लेकर 1920 तक द्विवेदी युग माना जाता है। लेकिन छायावाद की शुरुआत द्विवेदी युग के समाप्त होने से पहले ही हो गई है, 1918 से ही, ध्यान रखेंगे। तो ये द्विवेदी युग में इसकी रचना हुई है 1909 में, तो चंपू काव्य में लिखा गया है। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी से तो आपको पता ही है कितने सवाल बनते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में सबसे प्रमुख कवि हैं। आपको बता रखा है अभी
कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में सबसे प्रमुख हैं। ये मैंने बताया, छायावाद के 4 स्तंभ बताए थे आपको। जयशंकर प्रसाद सबसे प्रमुख, इसलिए उनको प्रवर्तक भी कहा गया है। निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 4 स्तंभों में सबसे प्रमुख हैं और इनको छायावाद का जनक या छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये आपको प्रारंभ में ही बता दिया है। अब एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखेंगे। छायावाद की पहली रचना, आपको बताया छायावाद कब से शुरू होता है, 1918 से। तो छायावाद की पहली रचना और जयशंकर प्रसाद की भी पहली छायावादी रचना, दोनों अगर पूछ ले, या तो खाली पूछे छायावाद की पहली रचना या पूछे जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी रचना, तो आपका आंसर होगा झरना। 1918 में जो प्रकाशित हुई थी, ये पहली छायावादी रचना भी है और जयशंकर प्रसाद की भी ये पहली छायावादी रचना है, ठीक है। और क्या क्या सवाल हैं जयशंकर प्रसाद से, देखिए। जयशंकर प्रसाद की अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना कामायनी है, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो बोली है, इसकी जो भाषा शैली है, वो खड़ी बोली मानी जाती है, ठीक, ध्यान रखना है। भाषा बोली से सवाल नहीं आएगा, सवाल रचना और वो प्रकाशन वर्ष से। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण काव्य रचना कामायनी है और कामायनी की रचना 1936 में हुई थी, 36 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब देखो, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। कामायनी को आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य रचना माना जाता है। कामायनी को हिंदी काव्य की सर्वश्रेष्ठतम रचना माना जाता है, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, ठीक है। ये एक पुरस्कार होता है, पहली बात इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आपको, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, पारितोषिक मतलब ही क्या होता है, पुरस्कार होता है, आपको पता होना चाहिए, पुरस्कार। तो ये जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद यानी द्वारा 1923 से इसकी शुरुआत की है। 1923 से ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1923 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। आज भी दिया जाता है, बाद में हरिऔंत को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बहुत सारे ऐसे कवियों को, बहुत हिंदी साहित्य के बहुत सारे कवियों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कामायनी के लिए पुरस्कार किसको दिया गया था, जयशंकर प्रसाद को दिया गया था। और इसे कौन देता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उस संस्था ने इसको 1923 से देना प्रारंभ किया था। और इसके अध्यक्ष पहले जो थे इस मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के, वो पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो, कामायनी से बहुत सारे सवाल हैं। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, 3 प्रमुख कैरेक्टर हैं इसमें। मेल कैरेक्टर मनु, फिर फीमेल कैरेक्टर श्रद्धा और एक अन्य फीमेल कैरेक्टर इसमें ईड़ा, ठीक है। तीन कैरेक्टर हैं इसमें, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। और एक इसमें चौथा एक जो कैरेक्टर है वो मनु और श्रद्धा के पुत्र के तौर पर कुमार का भी है, जो चौथा कैरेक्टर है इसमें, इस महाकाव्य में। और इसमें यहाँ पर लिखा भी है, आपको देखिए, कामायनी का एक अन्य पात्र कुमार है, जो मानव के प्रतीक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 3 प्रमुख पात्र आपको पूछे जाते हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ठीक, ध्यान रखेंगे। देव सभ्यता, इसमें थोड़ा मैं आपको डिटेल में नहीं, बस एक लाइन बता दे रहा हूं क्या है ये कामायनी महाकाव्य। देव सभ्यता के पतन के बाद जब प्रलय हो जाती है, तो इस धरती पर सिर्फ एक मनुष्य बचता है और उसका नाम है मनु। बताया जाता है कि, और इसमें 15 सर्ग हैं और पहला ही सर्ग इसमें चिंता सर्ग है। सर्ग मतलब अध्याय होता है, और पहला ही सर्ग क्या बताया था मैंने, कामायनी का चिंता सर्ग है, जिसमें बताया जाता है कि मनु इस धरती पर जब अकेला मनुष्य बच गया तो उसको चारों ओर चिंताएं घेर लेती हैं, ठीक। और देखिए इस तरह से पूरी कहानी है मनु, श्रद्धा और ईड़ा के बीच। तो ये ध्यान रखेंगे, 15 सर्ग हैं, ये सवाल पूछा गया है, पहले ध्यान रखेंगे। कामायनी में 15 सर्ग हैं, सर्ग यानी अध्याय, ठीक है। पहला सर्ग मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं। पहला सर्ग, पहला अध्याय है चिंता सर्ग, जिसमें मनु चिंता में डूबा हुआ है। और तीसरा सर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका, वो है श्रद्धा सर्ग, जिसमें मनु की शुरुआत, मनु की जो मुलाकात है वो श्रद्धा से होती है। और यही कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है, श्रद्धा सर्ग। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जो पंक्ति है, ठीक है। आगे पंक्तियों में जानेंगे, पहले आप यहां देख लीजिए। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद तथा उनकी दूसरी रचना झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन लाइनर सवाल है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद तथा झरना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला कहा है, ठीक है। वन लाइनर सवाल। एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत जो खुद एक छायावादी कवि हैं,
उन्होंने कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहा है। ठीक है, ये सवाल पहले पूछा गया है यूके SSSC में, ध्यान रखेंगे। सुमितानंद पंत ने कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो और क्या क्या वन लाइनर सवाल है जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। ये वन लाइनर सवाल इस तरह से उपनामों से आता है। ये उपनाम है, मतलब एक तरीके का उपनाम। आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे ऊंचा जिसका स्थान होता है उसको सुमेरु कहा जाता है। यानी हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, अर्थात जयशंकर प्रसाद का। इसलिए उनको आधुनिक कविता का सुमेरु यानी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला कहा गया। अब इनकी जो रचना है देखिए, उसमें भी थोड़ा सा एक दो सवाल। जैसे आंसू एक विरह प्रधान काव्य है। विरह मतलब वेदना प्रधान काव्य है। ठीक है, जिसमें पीड़ा हो, विरह वेदना हो, और इसे इसी कारणवश हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी कारणवश इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए मेघदूत जो रचना है वो कालिदास की रचना है, और खुद एक क्या है, विरह प्रधान काव्य है। ठीक, कालिदास की एक रचना है मेघदूत, और इसको यानी आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसमें वर्णन है कि कुबेर द्वारा एक नायक को उसकी नायिका से दूर कर एक दूर देश में निर्वासित कर दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। तो उस दौरान कैसे वो मेघों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से अपनी नायिका के लिए संदेश भेजता है। तो यही कहानी है किसमें, मेघदूत में। इसी और ऐसी ही एक कहानी है क्या, जयशंकर प्रसाद की आंसू, जिसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। वैसे कालिदास की जो मेघदूत है वो किस भाषा में होगी, संस्कृत भाषा में, सीधी सी बात है। अब देखिए, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकाला गया। तो किसका मतलब, हंस पत्रिका किसकी थी, प्रेमचंद की थी। प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है हंस, जिसमें वो अलग अलग समय में जब वो उसको निकाला करते थे तो अलग अलग कवियों के उसमें लेख छापा करते थे, उनकी रचनाओं को भी छापा करते थे। ठीक है, प्रमोट करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, देखिए, एक बार प्रेमचंद ने प्रसाद जी से कहा कि आप अपना आत्मकथा लिखो, उसे मैं हंस पत्रिका में प्रकाशित करूंगा। तो इस संबंध में प्रसाद ने आत्मकथा तो नहीं लिखी, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखी, लेकिन एक आत्मकथा का एक छोटा संक्षिप्त रूप आत्मकथ्य लिखा था। देखिए, इसमें मैंने वही बताया आपको। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकाला गया था, जिसमें 1932 में प्रसाद जी का आत्मकथ्य प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आत्मकथ्य, ये कक्षा 10 में है आपके। कक्षा 10 में आप जब देखेंगे ना, तो कक्षा 10 के जो आपके जो बुक्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी की जो कक्षा 10 की बुक है उसमें आत्मकथ्य करके एक काव्य संग्रह, एक छोटी सी कविता है, जिसमें वो बताते हैं जब प्रेमचंद द्वारा उनको कहा गया कि आत्मकथा लिखो, उससे मैं अपनी हंस पत्रिका में प्रकाशित करूंगा। तो प्रसाद जी इस आत्मकथ्य के माध्यम से बताते हैं कि उनके जीवन में व्यथा ही व्यथा है, हमेशा दुखों और विरहों में वो घिरे रहे हैं, यानी पीड़ाओं में ही घिरे रहे हैं। तो बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ बताने लायक है ही नहीं जिसे मैं प्रदर्शित करूं आत्मकथा के माध्यम से। अगर फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिख भी दूं, अगर अपने दुख, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा लिख भी दूं, तो ये दुनिया मेरा परिहास, मेरा मजाक उड़ाएगी। तो इस तरीके से वो आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस। और इसके अलावा देखो, प्रसाद जी ने इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1912 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ध्यान रखेंगे। अब इनकी कुछ पंक्तियां, पहली बात, यहां अर्थ को नहीं जानना है। आपको भी पता है अर्थ समझाने में, अर्थ तो आपके पेपर में आता नहीं है, आपके में सिर्फ पंक्ति आती है और पंक्ति से पूछ लिया जाता है यह पंक्ति किसकी है या किस रचना से ली गई है। तो उतना ही सिलेबस के अनुसार ही चलते हैं, नहीं तो फिर वीडियो भी और लंबा हो जाता है। हमने पुरानी वीडियो में देखा कि अर्थ को समझाने में, भाव स्पष्ट करने में लंबा समय लगता है और उससे वीडियो भी लंबी हो जाती है। इसलिए जितना क्वेश्चन के लिहाज से महत्वपूर्ण है सिर्फ उतना ध्यान रखते हैं। एक ये आपका कामायनी से पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष सरोसी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ये छठा या सातवां सर्ग है कामायनी का, लज्जा सर्ग, उस वहां से लिया गया है। आपने इतना सर्ग वर्ग कुछ नहीं जानना है, आपने सिर्फ इतना जानना है कि ये कामायनी रचना का की क्या है, पंक्ति है। ये पहले पूछी गई है, ध्यान रखना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। फिर भी अगर किसी को लिखना चाहे, कोई अगर सब्जेक्ट का हो तो लिख लेना लज्जा सर्ग, छठा या सातवां सर्ग है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे, लज्जा सर्ग से लिया गया है। और देखिए क्या है, एक फिर है कामायनी की पंक्ति,
ओ चिंता की पहली रेखा, ओ विश्व वन की व्याली। तो चिंता आपको पहले बता रखा है, कामिनी की रचना, और कामिनी का पहला सर्ग ही क्या है, चिंता सर्ग है, तो पहले सर्ग से लिया गया है। आप सर्ग याद नहीं रखिए, आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, रचना से पूछा जाता है, पंक्ति किस रचना से है और एक किस कवि की है, तो आप ध्यान रखेंगे कामिनी की, और सर्ग पूछे तो चिंता सर्ग। कुछ और पंक्तियां हैं देखिए पूछी गई हैं जो, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ठीक है, मादक मतलब जिस अधिकार सुख, किसी पे अधिकार जताना, कितना उसमें नशा है कहा जा रहा है, लेकिन क्या है वो सारहीन है, महत्वहीन है। ये स्कंदगुप्त उनका नाटक है, वहां से ली गई है लाइन, ये पहले पूछी गई है, ध्यान रखेंगे इसको भी। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। अब देखिए इसमें और एक पंक्ति है, देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें प्रातः काल का वर्णन किया गया है, और ये पंक्ति कहां से ली गई है, उनकी रचना लहर से ली गई है। ठीक, ध्यान रखेंगे, उनकी पंक्ति, उनकी रचना लहर से ली गई है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें वर्णन है प्रातः काल का, जिसमें कहा जा रहा है कि बीती, एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को जगा रही है और कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, यानी रात्रि बीत गई है, अब क्या हो गई है, प्रातः काल, उषा काल हो गई है, अब जाग रही यानी जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही, यानी तारों का जो एक पूरा एकदम से, तारों से पूरा एकदम भरा हुआ जो आकाश है, वो जो तारों से भरा हुआ आकाश है, सुबह के सूर्य वाले आकाश में वो इस तरह से डूब रहा है जैसे मानो कोई स्त्री सुबह किसी तालाब में, किसी सरोवर में अपनी क्या डुबो रही हो, अपनी गगरी डुबो रही हो, उस तरीके से। ये आपने बताना है, यहां से आपने बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी, इसमें आपने बताना है कौन सा अलंकार है। एक दो पंक्तियां और देख लीजिए इसमें, हिमाद्री तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये भी किसकी है, चंद्रगुप्त की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। और एक और इसमें पंक्ति है, वो भी देख लीजिए, यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये भी चंद्रगुप्त नाटक से ही पंक्ति ली गई है। आपने पंक्तियां देख लेनी है, अर्थ नहीं भी समझोगे कोई बात नहीं, लेकिन पंक्तियां पूछी जाती हैं किससे ली गई है। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और ये ओ चिंता की पहली रेखा, और एक अधिकार सुख। अधिकार सुख तो हाल ही में किसी पेपर में पूछा भी गया था, तो इसलिए ध्यान रखना है, और ये अलंकार के तौर पर पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी आपको पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आज का आपका टॉपिक था जयशंकर प्रसाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर एक आधुनिक कालीन, यानी खासतौर पर छायावादी, पहले छायावादी ही कवि पढ़ रहे हैं, तो आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में एक अन्य छायावादी कवि या अन्य छायावादी कवि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।